This is Aditi Ghosh from Mata Sundari College for Women and graduate scholar of 71st Graduate Scholar Talk Series. I would like to thank Shamla College team for giving me an opportunity to discuss on the topic Vikramshila, the Forgotten Saga. So I'd like to thank Manish sir and GSTS team as they were really helpful. And I'd also like to thank Dr. Jaya Verma ma'am for giving her valuable presence in this session. I'm glad to be here, ma'am. So can you please change the slide? So let's with the objectives of today's talk. As I'll be talking about the tracing back the magnificent history of Vikramshila. Secondly, I'll be talking about its administrative system, its architecture, and structure of university. Thirdly, I'll be talking about its destruction, excavation, और जानेंगे थोड़ा वज्रयान बुद्धिज्म के बारे में. And I'll be talking about comparative study in the light of the contemporary universities. And at last, I'll be talking about comprehending the tourism of the place. So, मैंने विक्रमशिला ही क्यों चुना? चुनने का हो सकता था तो मैं कोई और भी मॉन्यूमेंट चूज कर सकती थी. तो मैंने विक्रमशिला इसलिए चुना क्योंकि यह अपनी आइडेंटिटी खोते जा रहा है. भारत में बहुत कम लोग हैं जो विक्रमशिला के बारे में जानते हैं. साथ ही साथ मैं जीएसटीएस के मंच पर से मैं यह बताना चाहती हूँ कि विक्रमशिला कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां दूर देशों से बच्चे पढ़ने आते थे, वह भी 8वीं शताब्दी में, जहां ना तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ना के बराबर हुआ करता था. मैंने विक्रमशिला इसलिए भी चुना ताकि मैं बता सकूं कि बिहार में भी ज्ञान का भंडार है और आज भी लोग बिहार से बहुत नीची नजरिए से देखते हैं और कहीं ना कहीं लोग बिहार के बारे में अपनी राय बना लेते हैं. विक्रमशिला बिहार का गौरव है, ना केवल बिहार का बल्कि पूरे देश का गौरव है. तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है इसके इतिहास के बारे में जानना. भागलपुर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्व मगध साम्राज्य के 16 महाजनपदों में से एक हुआ करता था, जिसका प्राचीन नाम अंग प्रदेश था. जी हाँ, यह वही अंग प्रदेश है जहां के राजा दानवीर कर्ण का शासन हुआ करता था. विक्रमशिला इज लोकेटेड in the hilly forested area of Kahalgaon in Bhagalpur, surrounded by Uttarvahini Ganga. Change the side, please. विक्रमशिला की स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी. कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार लामा तारानाथ, जो 15वीं या 16वीं शताब्दी के तिब्बती भिक्षु हुआ करते थे, उन्होंने इस महाविहार का नाम विक्रमशिला रखा. Some historians say that Yaksha, whose name was Vikramshila, was subdued here. But some of them says that title Vikramshil was given to the king Dharampal. Maybe that's how Mahavihar has got its name. But still things are not clear. क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है इसके. सोर्सेज नहीं है इसके. So, आगे चलते हैं हमारी सेकेंड ऑब्जेक्टिव की तरफ, जहां पे हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन, इसके आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे. प्रोमिनेंटली विक्रमशिला वाज नोन एज विक्रमशिला वाज नोन एज राजगृह महाविहारा, which means रॉयल यूनिवर्सिटीज. विक्रमशिला महाविहार में कुल 10,000 छात्र न केवल भारत देश से थे, बल्कि दूर देशों से भी पढ़ने आते थे. There were 2,000 teachers in the university, along with acharyas and superintendents. Change the slide, please. As described by Taranath, those students who desired
to seek admission in the university had to pass through a tough test examination at the gate, guarded by Dwar Pandit. They were scholars of high distinction. Different Pandits were specialized in various branches of knowledge. The teaching was both professional and tutorial. यहाँ पर हर एक शिष्य को अपने क्रम अनुसार आचार्य को चुनने का मौका दिया जाता था। यह शायद इसलिए किया जाता था ताकि उनके बीच में एक पिता पुत्र का रिलेशन बन सके। इससे यह होता था कि एक गुरु और एक शिष्य एक दूसरे के ऊपर एक ट्रस्ट, एक कॉर्डियल बॉन्ड बना सकते थे। King used to endow the institution with rich grants and also by fixing allowances for the maintenance of priests and students. Change the slide, please. हमारा अगला टॉपिक है विक्रमशिला के आर्किटेक्चर और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। यह जो अपनी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, यह मॉडल है एएसआई के द्वारा बनाया गया। हम विक्रमशिला के आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे, तो मैं चाहूंगी कि आप इस आर्किटेक्चर को ध्यान से देखें। चेंज द स्लाइड प्लीज। हमारा पहला आर्किटेक्चर है तिब्बतन टेम्पल या तिब्बतन मंदिर। विक्रमशिला परिसर के अंदर आते ही जो हम पहला चौकोर रूपी स्ट्रक्चर देखते हैं, उससे यह पता लगता है कि यही तिब्बती मंदिर हुआ करता था। मंदिर के खंबे और छत पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। मंदिर के अंदर हम छोटे से कमरे और एक टूटी हुई मूर्ति का स्टैंड देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ईंटों के टीले भी पाए गए हैं। शायद यह कोई पुजारी का कमरे हुए करते थे, जहां पर यह कहा जाता है कि ये जो टूटी हुई मूर्ति है, ये शायद भगवान बुद्ध की हुआ करती थी, मगर सोर्सेस की कमी के कारण हम इसके ऊपर इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते। चेंज द स्लाइड प्लीज। हमारा दूसरा आर्किटेक्चर है वोटिव स्तूपा या मनौती स्तूपा। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, these destructive mounds, which is presented over screen, were used as seatings or maybe for meditating purposes. According to an assumption, students used to listen lectures from their teachers as there was large mound in the center. Change the slide, please. हमारा तीसरा आर्किटेक्चर आता है मोनास्ट्री या हिंदी में आप इसको विहार भी कहा जाता है। Over 10,000 students used to live and study in the monastery. The monastery or residence of monks encircles the main stupa from the north. Monastery consists of 208 cells, 52 cells covering all the four sides, which opens into common veranda. मैंने आपको पहले स्लाइड में कुछ स्लाइड पहले दिखाया था एक ओवरव्यू विक्रमशिला की। तो वो जो चौकोर आपने जो रूपी स्ट्रक्चर जो देखा था, वो जो चौकोर रूपी है, ये जो आप देख रहे हैं, मेन स्तूपा को जो इंसर्कल किया हुआ है, यह वो 208 सेल्स हैं और चारों तरफ 52 सेल्स इसको कवर कर रखे हैं और यह सेल्स एक कॉमन वरांडा में आकर खुलता है। There were arched brick chambers for meditation and also stone beds and shelves were provided by the university. सोचिए 8वीं शताब्दी के एक यूनिवर्सिटी में उस टाइम में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल थी जो आज भी हम देख सकते हैं। So our fourth architecture is स्तूपा। जैसा कि हम देखते आए हैं कि स्तूपा कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के अवशेषों पर बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप सांची स्तूप ले लें, अमरावती का भी स्तूप ले लें, तो कहा जाता है कि विक्रमशिला भी भगवान बुद्ध के मॉर्टल रिमेन्स पर बनाया गया है। स्तूपा is made up of bricks and mud soils. The height of स्तूपा is 15 meters और इस स्तूपा में 2 मंजिले इमारत हैं। Each level is around 2 meter high and 2 terraces are decorated with circumambulatory paths where one can take a round. Pillars and roof of stupa is completely destroyed. In eastern side of stupa, we can find the statue podium which is completely destructed.
आप जो देख रहे हैं पिक्चर में, ये खंडित मूर्ति का स्टैंड है। कहा जाता है कि यह भगवान बुद्ध की भी हो सकती है, जहां पर छात्र या जो भिक्षुक हुआ करते थे, इसकी परिक्रमा करते थे और यहाँ पे पूजा किया करते थे। चेंज द साइड प्लीज। या हमारा स्तूपा में ही अटैच एक ये टेराकोटा पैनल्स भी आता है। मुख्य स्तूपा की दीवारें टेराकोटा पैनल से सजाई गई है, जिसमें हम हिंदू देवी देवता जैसे भगवान विष्णु, भगवान हनुमान, माता पार्वती को देख सकते हैं। साथ ही साथ बौद्ध धर्म के भी देवी देवता को देखा गया है, जैसे तारा, भगवान अवलोकितेश्वर, भगवान जाम्बाल, भगवान मरीचि को भी देखा जा सकता है। हंटिंग सीन्स, स्नेक चार्मिंग, डांसर्स, फिगर ऑफ योगी आर ऑल्सो डिपिक्टेड। देखा जाए तो शायद यह आठवीं सेंचुरी के ऑक्यूपेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बौद्ध और हिंदू देवी देवता की मूर्तियां इसलिए देख रहे हैं क्योंकि शायद उस काल में इस धर्मों का समाज पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ करता था। 8वीं शताब्दी में तंत्र ज्ञान समाज में बहुत तेजी से फैल रहा था, जिससे लोग काला जादू, मृत आत्माओं से बात करने का दावा करने लगे। इसका असर हिंदू और बौद्ध धर्म पर बहुत गहरे रूप से पड़ा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको विक्रमशिला खुदाई स्थल से कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर आए हैं, कुछ स्कल्पचर्स बाहर आए हैं जो एएसआई के द्वारा निकाले गए हैं। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगी। द एंटिक्विटीज फ्रॉम विक्रमशिला बिलोंग टू अ सिंगल कल्चरल पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 8 to 12th century CE. Sculptures of अवलोकितेश्वर, तारा, महिषासुर मर्दिनी, उमा महेश्वर, सूर्य, गणेश, विष्णु एक्सेट्रा फाउंडेड बाय द एएसआई टीम। हमारा पहला स्कल्पचर है भगवान अवलोकितेश्वर की। हीनयान बौद्ध धर्म के अनुसार भगवान अवलोकितेश्वर संसार की रक्षा करते हैं, मगर हिंदू दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनका नाम भगवान शिव के नाम से बहुत मिलता जुलता है। हमारा दूसरा स्कल्पचर आता है उमा महेश्वर का, जो कि बासल्ट पत्थर पे बनाया गया है। हमारा तीसरा स्ट्रक्चर आता है नवग्रह का। जी हाँ, यह रेनेसा के पहले की बात है। हमने रेनेसा में पूरी दुनिया को पता चला कि हमारे पास नवग्रह हैं, बट 8वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं इसका खोज हो चुका था। इस नवग्रह में हम देख सकते हैं कि 9 ग्रहों को एक ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है और उसके सिंबल्स बिल्कुल नीचे दिए गए हैं। हमारा अगला स्कल्पचर आता है तारा का। शी सिंबलाइजेस प्योरिटी एंड गिव्स salvation from the suffering of rebirth and death. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारी आखिरी और पांचवी स्ट्रक्चर आता है लाइब्रेरी का। तो मुख्य स्तूपा से 32 मीटर दूर हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप में है। हिस्टोरियंस का मानना है कि यह वही लाइब्रेरी है जहां वेद, पुराण और बौद्ध ग्रंथ की पढ़ाई हुआ करती थी। चेंज द साइड प्लीज। हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव आता है एनालाइजिंग द डिस्ट्रक्शन एंड एक्सकवेशन विद कीन लुक इनटू द वज्रयान बुद्धिज्म। तो सबसे पहले हम आएंगे डिस्ट्रक्शन के ऊपर। तो विक्रमशिला वाज अटैक्ड बाय तुर्क इन्वेडर बख्तियार खिलजी in 1193 AD. He also killed numerous monks in a brutal manner. मगर तबकाते नासिरी के अनुसार बख्तियार खिलजी ने महाविहार को धोखे से दुर्ग समझकर आक्रमण कर दिया। अब आते हैं एक्सकवेशन के ऊपर। विक्रमशिला was neglected for years and years, which resulted to the extensive damage to the monument. The mounds and bricks was founded by Lakshmikant Mishra in 1960. उन्होंने उन ईंटों को पटना यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी के विभाग को भेजा और in 1961 under the leadership of BP Sinha, that is Bindeshwari Prasad Sinha and ASI, excavation work was done, जिससे ये पता लगा कि विक्रमशिला एक
100 एकड़ में फैली हुई यूनिवर्सिटी है। इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारा अगला आता है वज्रयान बुद्धिज्म के बारे में। कहा जाता है कि वज्रयान बुद्धिज्म भारत में 6वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी में विकसित हुआ। धीरे धीरे तंत्र विद्या उत्तर भारत में स्थित कई विश्वविद्यालय तक पहुंच गया। तिब्बत, जापान, चाइना में भी आज भी तंत्र विद्या सीखी जाती है। भारतीय भिक्षु पद्म संभवा ने पहली बार तंत्र ज्ञान तिब्बत तक पहुंचाया और वहां से अन्य देशों तक यह फैला। प्लीज चेंज द स्लाइड। वज्रयान बुद्धिज्म या तंत्रयान बुद्धिज्म कोई बौद्ध धर्म नहीं है, यह बल्कि महायान बुद्धिज्म का एक विकृत रूप है। Talking about the ideas of Vajrayana Buddhism, it provides a path where one can attain enlightenment easily with reducing the need of experiencing several lifetimes. So, Tantrayan was important branch of study which was practiced by students and acharyas of Vikramshila Mahavihara. Tantrayan was developed to fight with evil forces of society. It was a combination of religion, philosophy, science, yoga, magic, etc. But slowly and gradually, people started to use it for their personal purpose. It was also permitted that the use of wine, flesh, and women. धीरे धीरे वज्रयान बुद्धिज्म ने उस समय के समाज को घृणित करने लगा। हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव आता है a comparative study in light of contemporary universities. So, modern universities like Cambridge, Oxford, Delhi University offer variety of subjects like history, geography, English, medicine, and etc. Whereas subjects like theology, philosophy, grammar, metaphysics, and logic were taught in Mahavihara. But most importantly, Vajrayana Buddhism. Modern universities have student president, senate और academic council to handle the university. मगर विक्रमशिला में there was a senate board managed by eminent professors and presided by high priests. बिल्कुल आजकल के हमारी यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि बहुत हाई ऑथोरिटी या डीन जो होते हैं वो हमें डिग्रीज देते हैं वहां के स्टूडेंट को। ठीक बिल्कुल उसी तरीके से विक्रमशिला में भी डिप्लोमा की डिग्री दी जाती थी वहां के पंडितों को और साथ ही साथ एनुअल कॉन्वोकेशन सेरेमनी भी हुआ करती थी। बोर्ड ऑफ विक्रमशिला यूज्ड टू गवर्न नालंदा महाविहारा बिकॉज नालंदा स्टार्टेड टू लूज इट्स क्वालिटी। Nalanda and Vikramshila had same administration. It was constructed by Kumar Gupta I in 5th century. मगर बख्तियार खिलजी ने इसे भी नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नालंदा में हुआ करती थी जिसे बख्तियार खिलजी ने आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है 90 लाख वेद पुराण और बौद्ध टेक्स्ट जलकर खाक हो चुके थे। कथाओं के अनुसार वह लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। कहते हैं ना कि जब दुनिया कलम उठाना सीख रही थी तब भारत की किताबों को जलाया जा रहा था। My fifth and last objective is about comprehending the tourism of the place. विक्रमशिला को भ्रमण करने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। जब मैं वहां गई तब मुश्किल से 40 से 50 लोग ही आ रखे थे मगर वार्षिक आयोजन के समय यहाँ पर भीड़ को देखा जा सकता है। हर साल की तरह विक्रमशिला में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन होता है मगर कोरोना के कारण अब इस पर रोक लगा दिया गया है। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं विक्रमशिला के बारे में भागलपुर के नेटिव को भी नहीं पता है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो जनरली ये कह देंगे कि विक्रमशिला एक खंडर है मगर उनको इतिहास के बारे में बिल्कुल नहीं पता। मगर ये भी है कि तीसरा रीजन ये भी है कि विक्रमशिला तक जाने का जो रास्ता है वो सड़क कई दशकों से नहीं बना है जिसके कारण उस सड़क पर कई बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते आए हैं और बीमारियां उस सड़क
से तो बहुत ही ज्यादा आती हैं, क्योंकि पर्सनली भी मुझे भी उससे कहीं ना कहीं सर्दी बुखार का सामना करना पड़ा है। तो इसलिए लोग वहां जाने से कतराते भी हैं। In 2015, PM Narendra Modi announced to establish a central university in Bhagalpur as to revive the 8th century university. He also announced rupees 500 crore package for it, and state government has to provide around 500 acre of land, which was yet to be done. Former Honorable President Mr. Pranab Mukherjee, when he visited Vikramshila in 2017 and assured the people that he will he will be talking about it to the Prime Minister. अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि विक्रमशिला पर रिसर्च करने के बाद मेरे मन में कई सवाल भी आए कि विक्रमशिला में सिर्फ लड़के की ही शिक्षा क्यों होती थी, लड़कियों की क्यों नहीं। सूत्रों में हमने हर जगह देखा है कि छात्र सब शब्द को देखा है, छात्रा शब्द का कहीं उल्लेख ही नहीं है। समाज में चली आ रही लड़कियों को शिक्षित न करने की परंपरा क्या यहीं से तो शुरू नहीं हुई। हालांकि अब हालात सुधर रहे हैं, मगर भारत में कहीं ना कहीं यह परंपरा आज भी मौजूद है। दूसरा प्रश्न यह भी आता है कि क्या तांत्रिक क्रियाओं ने हमारे समाज को अंधविश्वास की ओर ढकेला है। Government should focus specifically over tourism. It will help to boost the economy of that particular place and also to focus on the protection of Vikramshila, our glory of India. Thank you. Thank you so much, Miss Aditi. Thank you so much for your enriching talk. You have researched very well, and hope all of us has gained so much Thank knowledge, you. because many people didn't know about this Vikramshila. And as you told about Bihar, everyone think it's a Yes, small place. What will be there? But as a history student, nothing is, और वी कैन से, कोई चीज बेकार नहीं होती। एज अ हिस्ट्री yes, स्टूडेंट exactly. हमें उसको जानना है, हमें उसे देखना है, Yeah. सो दैट इन टॉक और लाइक दिस ओनली GSTS, I hope by this we will spread the knowledge how important each and everything is. Thank you so much. So now, Miss Aditi, it's your time to solve some queries from the enthusiastic listeners. So I'm going to start. So the first question is asked by Yeah. Mr. Raj Shukla. He's asking, एक इंडिविजुअल को विक्रमशिला जाने के Yeah. लिए किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। आपने बताया कि विक्रमशिला जाने तक के सफर बहुत तकलीफ में रहते हैं, तो ही इज आस्किंग कि उन्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है एक इंडिविजुअल को इफ ही इज गोइंग टू विक्रमशिला। जी, तो पर्सनली मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैं विक्रमशिला गई थी, तो उस टाइम तो उतना समझ था नहीं कि बच्ची थी, मगर रिसर्च करने जब गई तो वहां की सड़कें मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टेड है। सेकेंडली बहुत ही ज्यादा वहां धूल मिट्टी भरा है। अगर आप एक इंडिविजुअल अगर वहां जाता भी है तो उनको सबसे पहले वहां के धूल मिट्टी का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण बुखार सर्दी मतलब वो तो हुई तबीयत खराब तो होना निश्चित ही है। तो पहला तो ये है। दूसरा वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की मतलब कोई सुविधा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा तकलीफ भी है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शिवांशु सेनानी। ही इज आस्किंग, आपके हिसाब से क्या लगता है कि विक्रमशिला कैसे नष्ट हुआ। ओके, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो मैंने बताया कि तबकाते नासिरी के अनुसार कि विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने दुर्ग समझकर हमला कर दिया। मगर इस बात को तो हम झुटला नहीं सकते कि विक्रमशिला नष्ट नहीं हुआ। आखिरकार नष्ट तो विक्रमशिला बख्तियार खिलजी ने ही किया। मगर मेरा मानना है कि जब मैं विक्रमशिला गई तो वहां से कुछ किलोमीटर दूर ही, शायद 1-1.5 किलोमीटर दूर ही एक मंदिर है। उसका नाम बटेश्वर नाथ धाम मंदिर है। उस मंदिर की स्थापना भी धर्मपाल द्वारा की गई थी। अगर बख्तियार खिलजी को विक्रमशिला को नष्ट करना ही होता तो उसने सबसे पहले उस मंदिर को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया।
तो कहीं ना कहीं इस बात से भी सहमत रखती हूँ मैं। मगर अभी जैसा कि मैंने पहले कहा, हम किसी बात के ऊपर हम पुष्टि नहीं डाल सकते या तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि सोर्सेस बहुत कम है इसके। थैंक यू। Okay, okay, thank you. Next question is from Ms. Subhi Singh. She is asking, what are the realistic steps या that can be taken to increase tourism of Vikramshila University by government and people both? अच्छा, या सो विक्रमशिला के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप होने की बहुत आवश्यकता है, मतलब बहुत ही ज्यादा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उतनी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। सेकेंडली, वो एक छोटे से गांव अंतिचक में स्थित है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम तो आती ही है। सेकेंडली, ये भी है कि भागलपुर के कुछ पढ़े लिखे वर्गों को विक्रमशिला के बारे में बताने की भी आवश्यकता है, जिससे कि हमारे आज के जनरेशन के बच्चे विक्रमशिला के बारे में और उसके इतिहास के बारे में जाने, और उसके बारे में पूरे लोगों को, पूरे संसार को बताएं। Okay, thank you once थैंक again. यू। And my last question is from Miss Nina. She's asking difference and common features between Nalanda and Vikramshila University. Express your views. कॉमन फीचर्स तो मतलब जितने मैंने अभी बताए आपको, वो सारे ही मतलब सारे फीचर्स ही थे नालंदा के ही थे, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी 5वीं शताब्दी में बनाया गया था बाय कुमारगुप्त वन ने बनाया था इसको। मगर क्या हुआ कि 400 साल बाद जब इसने अपनी क्वालिटी जब इसकी गिरने लगी, जब जब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो पाने लगा, तभी उसको ध्यान में रख के विक्रमशिला का निर्माण हुआ। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि नालंदा का जितना एडमिनिस्ट्रेशन था वो उठकर विक्रमशिला में ट्रांसफर हो गया। One more question. At the starting of your talk, you said that you choose this topic to show attitude या of people towards Bihar. So do you think by telling about monuments like Vikramshila University, you can change people attitude and thinking about Bihar? देखिए, मैं पूरी तरह से तो एटीट्यूड नहीं बदल पाऊंगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि शायद किसे बिहार पसंद है, किसे बिहार पसंद नहीं है। मगर इतना मैं जरूर कहूंगी कि अ, अब बिहार बहुत विकसित हो रहा है धीरे धीरे, और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। तो इस बात से मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मगर मैं यह भाव जगाने की कोशिश करूंगी कि विक्रमशिला के बारे में बताने के द्वारा कि विक्रमशिला सिर्फ भागलपुर का गौरव नहीं है, सिर्फ बिहार का गौरव नहीं है। विक्रमशिला के ऊपर पूरे देश को गौरव करना चाहिए, क्योंकि अ, मतलब बिहार ने तीन तीन विश्वविद्यालय पूरे इंडिया को दिए, पूरे वर्ल्ड को दिए। आप देख लीजिए, उदांतापुरी, विक्रमशिला, नालंदा। आप तक्षशिला भी ले सकते हैं, जो अभी पाकिस्तान में है फिलहाल। Okay, thank you so much. So one more last question from my side. Tell me the experience on GSS. What is your experience? ओके, तो मैं लिटरली चाहती थी कि मैं विक्रमशिला के बारे में बहुतों को बताऊं, क्योंकि पर्सनली मैंने मतलब बहुत जगह विक्रमशिला के बारे में डिस्कस भी किया है, अपने कॉलेज में भी डिस्कस किया है। मगर बहुतों को पता नहीं है ये। तो मैं चाहती थी कि कोई एक प्लेटफॉर्म आए जिसके मतलब थ्रू मैं ये डिस्कस कर पाऊँ, विक्रमशिला के बारे में बता पाऊँ। एंड एट स्टार्टिंग आई वाज रियली नर्वस कि मैं क्या बोलूंगी, क्या नहीं बोलूंगी, शायद कुछ गलती हो जाए। तो मगर जीएसटीएस की टीम, मनीष सर, आप लोगों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। लिटरली आई एम थैंकफुल फॉर दिस। You guys were really awesome. You literally boosted up the energy. Thank you so much.